हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ए स्टारगेट स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था विद्युत। यानी हम लोग एक पार्ट 1 पढ़ लिए हैं और ये जो है पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलिए आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक शायरी कहना चाहूँगा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जंग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। सही है बच्चों कि इस दुनिया में, इस जहाँ पर जिस जिस लोगों ने, जिन आदमियों पर हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो बच्चों चलिए अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर में जो है अंतर क्या है, मतलब उसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो बच्चों एमीटर जो है ये किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। यानी ये एमीटर जो है ये विद्युत धारा की परिपथ में विद्युत धारा को क्या करता है, विद्युत परिपथ के विद्युत धारा को मापता है। और वोल्ट मीटर जो है ये किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। यानी ये किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है और ये किसी विद्युत की परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। और नंबर 2 में है बच्चों कि ये किसी, यानी ए मीटर जो है ये किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी ए मीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और नंबर 3 में है कि इसका स्केल जो होता है वो एम्पियर में अंकित किया जाता है। यानी ए मीटर का स्केल एम्पियर में अंकित किया जाता है और वोल्ट मीटर का जो स्केल है वो वोल्ट मीटर में अंकित किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख चुके होंगे कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक वोल्ट जो है वो क्या है। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वोल्ट से आप क्या समझते हैं। एक वोल्ट जो है वो कहते किसे हैं, आप क्या समझते हैं एक वोल्ट से। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ये होगा कि यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो इस बिंदु का 1 वोल्ट कहलाता है। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का वो 1 वोल्ट कहलाता है। जैसे बच्चों मान लो कि यानी इसका जो ये फॉर्मूला है, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे में वो 1 कूलम। यानी मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक जूल है, 1 जूल है और एक कूलम आवेश है। बच्चों हमारा यहाँ पे वोल्ट क्या होगा, तो बच्चों अगर यहाँ पे क्या है 1 जूल है और यहाँ पे 1 कूलम आवेश है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 वोल्ट। यानी 1 जूल बाई 1 आवेश बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों यही बात यहाँ पे कहा गया है, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव भी क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं आप, या फिर ये कह रहा है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, यानी डिफिनेशन मांग रहा है। तो देखिए बच्चों इसका डिफिनेशन जो होगा वो ये होगा कि जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित हो तो उस चालक से प्रभावित होने वाली धारा को 1 जूल 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे,
1 एम्पियर कहेंगे। यानी ये जो संकेत है ये एम्पियर का संकेत है। बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी चालक से, जैसे मान लो बच्चों ये हमारा चालक है, इससे जो है क्या करेगा, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित करेगा। 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश क्या करेगा, प्रवाहित करेगा। और जब ये यहाँ से 1 कूलम आवेश प्रभावित करेगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जब इसमें से 1 कूलम आवेश प्रभावित करेगा तो इसी को हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। क्या कहेंगे बच्चों, 1 एम्पियर कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्धचालक पदार्थ क्या है। बच्चों इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि विद्युत के आधार पर जो है पदार्थ के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से है चालक, अचालक और अर्धचालक और अतिचालक। तो चालक और अचालक हमने पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोगों को ये 2 बाकी है पढ़ना। तो हम सोचे क्यों ना इसको भी हम पढ़ा लें। बच्चों चलिए हम दोनों को पढ़ लेते हैं। अर्धचालक और अतिचालक क्या है। बच्चों अर्धचालक पदार्थ क्या है, तो वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच का हो। यानी बच्चों इसमें जो है, इसमें चालक जो है सामान्य चालक से थोड़ा और भी तेज चालक होता है इसमें। तो बच्चों जो सामान्य चालक से और भी ज़्यादा चालक हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक। यानी अर्धचालक से पता चलता है यानी आधा चालक। बच्चों ना इसमें ज़्यादा चालक है और ना खूब ज़्यादा है, ना खूब कम है ना खूब ज़्यादा है, यानी सामान्य से थोड़ा ज़्यादा चालक है। तो वैसा पदार्थ, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच का हो तो उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन दोनों में अर्धचालक जो है पदार्थ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे अतिचालक पदार्थ क्या है। तो अतिचालक पदार्थ, अति से हम लोग पता चलता है, ये इस वर्ड को हम लोग जब बोलते हैं तभी पता चल जाता है कि क्या है। अति मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर, बहुत ज़्यादा ताप पर क्या हो, प्रतिरोध के धारा का प्रवाह हो, यानी खूब ज़्यादा प्रतिरोध के धारा का प्रवाह हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों अतिचालक पदार्थ कहेंगे। ये वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रुकावट का क्या हो, धारा प्रवाह हो, यानी खूब तेजी से, एकदम ऐसा तेजी से कि कोई उसे रोक भी ना सके। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये दोनों समझ चुके होंगे कि अर्धचालक पदार्थ क्या है और अतिचालक पदार्थ क्या है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या है। तो बच्चों प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वो गुण, किसी चलने वाले पदार्थ का वो गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रभावित होने वाली धारा को विरोध करता है, यानी उसको क्या करता है, उससे विरोध करता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध, कोई जो है प्रतिरोध कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो यानी इसका जो एसआई मात्रक है, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, यानी प्रतिरोध को हम जो है इसका एसआई मात्रक क्या है, ओम है। और इसको हम लोग इस तरह से दर्शाएंगे कि V बराबर 1/R या फिर R बराबर Y/I। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि चालक तार का प्रतिरोध जो है 4 बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर, 4 बातों पर। बच्चों मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि चालक तार का प्रतिरोध जो है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। तो वो 4 आखिर है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 बातें क्या है। तो बच्चों सबसे पहला जो है नंबर 1 में है
कि चालक तार की लंबाई पर, यानी चालक तार की लंबाई पर क्या करता है, चालक तार का प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो देखिए चालक तार की लंबाई पर चालक का प्रतिरोध उस चालक के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है उस चालक के लंबाई का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। और नंबर 2 में जो है, नंबर 2 में है बच्चों कि चालक की मोटाई पर, यानी चालक का प्रतिरोध जो है चालक के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों आप समझ चुके होंगे। तो चलिए नंबर 3 में देखते हैं कि नंबर 3 क्या कह रहा है। नंबर 3 में है कि चालक के प्रतिरोध प्रकृति पर, यानी चालक का जो प्रकृति है उस पर भी है। तो चालक जो है प्रतिरोध चालक प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चलिए अब 14 नंबर में देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि चालक के तार पर, यानी ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। यानी जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं अपनी क्लास को यहीं तक ख़त्म करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।